हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो एंड इन विच वी आर गोइंग टू कवर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ SOA। ठीक है, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार। ठीक है, और अपने फैमिली को ग्रो करो, जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। तो अपना हाल चाल कमेंट बॉक्स में लिखिए और शुरू करते हैं। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आज की वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बेसिस पे, मतलब ऑन द फॉर्मेट जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके बेसिस पर आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो वी आर कवरिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द फ्रॉम द बुक ऑफ SM शुक्ला। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो पहला क्वेश्चन है 80 नंबर से शुरू है। तो इस 80 नंबर को करने वाले हैं। ठीक, एंड इफ़ यू फील एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑफ H&M लिमिटेड, और इसका कुछ पोजीशन बताया है। जैसे कि उसके बुक में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 का, फर्नीचर फिक्सचर 4,500, इन्वेंट्रीज 20,000, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500, इन्वेस्टमेंट 4,000 का है, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 रुपीज़, ट्रेड रिसीवेबल है 9,000, गुडविल शो हो रहा है 5,000 का, मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000। एक मॉर्गेज लिया हुआ है, मतलब कि एक लोन है, ठीक है, जो कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। कहने का मतलब जिनसे हमने मॉर्गेज किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, उनको हमने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को गिरवी दिया हुआ है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है वो सिक्योर्ड एसेट है, मतलब सिक्योर्ड वो गिरवी है, तो वो लिस्ट बी में जाएगा। ठीक है, ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसको ध्यान रखना। और फिर जो हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट भी है 750 रुपये का। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला है 3,200 का है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड बोला है 900 रुपीज़। फिर शेयर कैपिटल में 8,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाले 80,000 के, 500 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपये वाले 5,000 के। उसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट, कि अमाउंट इस प्रकार रियलाइज हुआ है, ठीक है ना, जो ऊपर एसेट बुक में शो रहे हैं उसको मार्केट वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस आज 80,000 का है। उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट 9,000, फिक्सचर जो है 1,200 रुपये, इन्वेंट्रीज 16,800, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 300, इन्वेस्टमेंट 3,000 और ट्रेड रिसीवेबल ये। तो हमें बेसिकली इन अमाउंट से मतलब है, क्योंकि बुक में जो शो है उसको हमें नहीं लेना है। ERV एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में ये वाला अमाउंट को लिया जाएगा, ठीक है ना। इसको लेंगे और हमें SOA बनाना है एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर्टिकुलर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, सबसे पहले होता है वो एसेट जो फ्री है, यानी कि एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। ठीक है ना, तो वो एसेट में कौन कौन आ जाएगा, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को छोड़ देना, बाकी सारे एसेट आ जाएंगे, क्योंकि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या है, मॉर्गेज है, ठीक है ना, वो हमने गिरवी दिया हुआ है उसको। तो इसमें हम लोग लिखते हैं मशीनरी एंड प्लांट से शुरू करते हैं। ओके, तो लिखते हैं फिर मशीनरी एंड प्लांट। तो मशीनरी एंड प्लांट का जो नीचे वैल्यू दिया था वो 9,000 रुपीज़। उसके बाद में है फिक्सचर एंड फिटिंग, ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1,200 रुपये दिया हुआ है। ओके, एंड देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में 16,800 रुपीज़, 16,800। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू है 300 रुपीज़। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,000 का है, और कैश बोला है 100 रुपीज़ का। कैश को में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, कैश, क्योंकि कैश आज की वैल्यू लो या बुक की वैल्यू लो वो दोनों बराबर ही होगा ना, कैश में तो कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो कैश 100 रुपीज़, कैश हमें ऊपर से लेना है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल बोला है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो क्वेश्चन में है वो 6,500 बोला है। ठीक है, ये सारे एसेट जो है वो फ्री है, ठीक है ना, फ्री है।
तो इसको क्लोज करेंगे और इनको ऐड करने पर ये टोटल हो जाएगा 36,900, ये बाहर कर देंगे। उसके बाद लिस्ट ए कंप्लीट हुआ। अब लिखेंगे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, लिस्ट बी वाले, ठीक है। तो एसेट्स स्पेसिफिकली, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ये लिस्ट बी वाले वो एसेट जो हमने गिरवी दिया हुआ है। तो इस केस में जो एसेट है, तो यहाँ पे एसेट्स आ जाएगा इस उसका ERV, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद डेफिशिएंसी, अगर कमी हो जाती है तो उसको अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। उसके बाद सरप्लस, तो ये रहा। एसेट में है हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो एसेट में लिखेंगे उसका नाम फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्वेश्चन में बोला है 80,000 रुपये। ये बुक में देखोगे तो जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है ये 80,000 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है 80,000। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर पर देखो हम कितना अमाउंट लिखेंगे। जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमने यहाँ लिया हुआ है, देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो मॉर्गेज है उनसे लोन लिया है 50,000 का ये, और उस पर इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू देयर ऑफ का मतलब है कि जो ऊपर हमने लोन लिया है उसी पे इंटरेस्ट है 750 रुपये का। तो टोटल जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर को, वो 50,750, ठीक है ना। ये कैसा है, 50,000 का वो था मॉर्गेज वाला अमाउंट, और जो लोन हमें मतलब जो इंटरेस्ट है वो 750 रुपये का, तो ये 50,750 रुपये का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 80,000 में से 50,750 तो कवर आराम से हो जाएंगे। 80,000 का एसेट बिका है, ठीक है, 80,000 का एसेट बिका है, उसमें से 50,750 जिनसे हमने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट जो बाकी था वो पे कर देंगे। वो पे करने के बाद कितना बचता है, तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 80,000 माइनस 50,750 को कर करते हैं 29,250 का यहाँ से सरप्लस बच जाता है, ठीक है। तो 29,250 रुपये ये सरप्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये 80,000, ये 50,750 और ये 29,250, सिंपल। उसके बाद अब सरप्लस है तो इस सरप्लस को बाहर निकालना है हमें, तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उस एसेट से हमें कितना सरप्लस आया है, तो वो आया है 29,250 रुपये, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, लिस्ट ए का 36,900 रुपये और इसका 29,250, तो ये 66,150 आता है, ठीक है ना। तो इस एसेट ये जो अमाउंट है वो टोटल एसेट हमने बेच दिए कंपनी के, मतलब हाँ कंपनी का टोटल एसेट सोल्ड हो जाएगा जिससे इतना अमाउंट आएगा। तो ये इसको क्या बोला जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल एसेट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स यू हैव टू राइट इन द फुल फॉर्म। अवेलेबल फॉर, ये किसके किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, डिबेंचर होल्डर जो कि फ्लोटिंग चार्ज होगा, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, इनके लिए अवेलेबल है। अब हम इसको फर्दर कैरी मतलब आगे करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है अमाउंट। उससे पहले हम समरी देंगे ग्रॉस एसेट का, ठीक है ना, समरी देंगे ग्रॉस एसेट, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट बी का एसेट का अमाउंट है वो नेट अमाउंट आया हुआ है। उससे जो हमारा जो लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो चुका है, क्योंकि बेचने से तो पैसा 80,000 आएगा और 50,750 क्वालिटी पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचा है वो नेट अमाउंट यहाँ आया है। तो टोटल एसेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि एक लाइबिलिटी ऑलरेडी पे हो चुका है, तो एक्चुअल में टोटल एसेट कितना का है वो हमें दिखाना होता है। तो लिखेंगे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट, ठीक है, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट। तो इसमें से लिखेंगे एस्टिमेटेड समरी ऑफ ग्रॉस एसेट में एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू
एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उससे कितना, तो देखो उसका जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है वो फ्री होल्ड प्रीमाइसिस है, इसका जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो 80,000 है, तो 80,000 के यहाँ लिखेंगे। और बाकी अदर एसेट में ये वाला जो बाकी बच गया ये सेट, ये 36,900 का, इसको लिखना है 36,900, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1,16,900, 1,16,900, और इसको बोला जाएगा ग्रॉस एसेट, ग्रॉस एसेट। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये अमाउंट हुआ है 66,150, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड आके लेके जाना है, तो बस यही सेम टू सेम कॉपी करना है आगे। तो यहाँ पे कर देते हैं कि टोटल एसेट, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है ना, डिबेंचर होल्डर, फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए वो 66,150 था ना, हाँ 66,150 वो अवेलेबल है। ठीक है, अब एसेट का काम खत्म, अब शुरू करते हैं लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज, क्योंकि एसेट तो बिक गया, ठीक है, उसमें से इतना नेट बचा हुआ है, अब लायबिलिटी वालों का पेमेंट किया जाएगा। तो एक लायबिलिटी ऑलरेडी हमने पे कर दिया है सिक्योर्ड, मतलब लिस्ट बी में, ठीक है ना, जो मॉर्गेज था उसका, तो सबसे पहले उसी का मतलब कि वहाँ पर दिखाएंगे हमें, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो लायबिलिटी का लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो हमने ऑलरेडी लिस्ट बी में पे कर दिया है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, इसका बोला जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी, उसका टू द एक्सटेंट, यानी कि जितना उसका बनता है, टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड, उसका जो क्लेम है, मतलब जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो उसका टोटल क्लेम था वो एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड, वो कवर हो चुका है, कवर हो जाएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस है उससे उसका जो क्लेम है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे नील आएगा और कितना कवर हुआ है, तो 50,750 का कवर हो चुका है, तो वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी में आते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इस क्वेश्चन में देखो बोला है, कहीं पे अगर बोला होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो है 3,200, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख देते हैं 3,200, और इधर भी लिख देंगे 3,200। अब 3,200 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद 66,150 में से कितना अमाउंट बचता है, तो इसको माइनस करने के बाद ये 62,950 का, इस अमाउंट को बोला जाएगा एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स, पूरा पूरा लिखना है, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर अब प्रेफरेंशियल का तो पे हो गया, तो डिबेंचर के लिए बचा है डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद कौन है, डिबेंचर होल्डर की, तो डिबेंचर होल्डर लिखेंगे यहाँ पे, डिबेंचर होल्डर जो है फ्लोटिंग चार्ज, ये लिस्ट डी में आएंगे, फ्लोटिंग चार्ज वाले जितने भी हैं वो सब लिस्ट डी में आते हैं। तो इसमें डिबेंचर होल्डर क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है, तो इसको डैश छोड़ दो। उसके बाद 62,950 ये इसको लिखेंगे, अब ये प्लस में आया है तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होने के बाद इतना सरप्लस बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद डिबेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का टाइम आएगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में आता है, ठीक है, डी के बाद ई आएगा, तो लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्वेश्चन में देखो कितना कहाँ कहाँ बोला है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ये देखिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,50,000 सीधा सीधा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2,50,000 प्लस में यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड है 900 रुपये, ठीक है, तो यहाँ इसको भी यहीं लिखेंगे, तो प्लस कर लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अनसिक्योर्ड है, तो 900 रुपये, तो ये हो जाएगा 250,900, 250,900, ठीक है ना। इधर भी लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 250,900, ये हो गया 250,900। इसको माइनस करने के बाद कितना बचता है, तो इसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो 187, देखते हैं माइनस करते हैं, 62,950 में से 62,950 माइनस कर लेंगे, 250,900, 2,50,900, तो 187,950 का अमाउंट, ठीक है ना, 187,950। और ये है निगेटिव फिगर है ना, क्योंकि ये माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा है। देखो कैलकुलेटर में माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, हम इसको डेफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है ना, इसको डेफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी, क्या लिखा जाएगा, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स के रिगार्ड्स में डेफिशिएंसी आया है। इसको टोटल कर देते हैं इधर का, इसको टोटल करने के बाद आएगा 3,04,850 का। अब ये अमाउंट चेक कर सकते हैं, ये अमाउंट सही है में आया है या गलत आया है, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस एसेट हमारा देखोगे तो 1,16,900 आया था, तो अगर इसको चेक करना है तो देखते हैं 1,16,900 माइनस कर लेंगे, ये ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल कितना आया है, माइनस 3,04,850, ठीक है ना, 3,04,850, तो ये माइनस में 1,87,950, तो यही वाला 1,87,950 ये चेक हो गया, ठीक है, ये सही है। अब क्रेडिटर्स वालों को पे हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर अमाउंट नेगेटिव में जा चुका है, ठीक है, मतलब कि पेमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें पूरा लास्ट तक शो करना है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी तक। तो लिखेंगे फिर इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, नेक्स्ट शेयर होल्डर का टाइम आएगा, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है ना। इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले है प्रेफरेंस शेयर, तो इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे 500 प्रेफरेंस शेयर, 500 ही क्वेश्चन में है, तो 500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ कितना है, ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ये है लिस्ट ई के बाद एफ, लिस्ट एफ, तो ये हो गया 5,000। उसके बाद इक्विटी शेयर है 8,000, तो 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक है। ये है लिस्ट ई एफ जी, ये लिस्ट जी है, तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 80,000 हो गया, तो टोटल 5,000 ये प्रेफरेंस वाला और 80,000 इक्विटी, 85,000 हो गया। फिर इसको माइनस कर लेंगे, तो ये 2,72,950 हो जाएगा, 2,72,950। इस अमाउंट को बोला जाएगा एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स, कि मेंबर्स को पे करने के बाद इतना हमें टोटल मतलब कि डेफिशिएंसी आया है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, पैसे में इतना कमी आया है, ठीक है ना। इसको लिस्ट एच बोलेंगे, लिस्ट एच में शो होगा, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि इसमें क्या है, कुछ था नहीं, नॉर्मली फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट वगैरह ठीक है, वो सारे एसेट के यहाँ पर लिखना है जो हमें नॉट प्लेज वाले हैं, मतलब ये फ्री एसेट है, ठीक है। इसमें कैश क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, और कॉल सिनेरियो वगैरह रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कॉल सिनेरियो वगैरह रहेगा तो आ जाएगा। बाकी एज पर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर सारा डेटा पुट किया है। उसके बाद जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, किसी को मॉर्गेज दिया हुआ है तो वो एसेट, तो उसका नाम आ जाएगा और उसका ERB। उसके बाद क्रेडिटर को कितना उससे लिया हुआ है, और फिर अगर कुछ कमी मान लो यहाँ पर 80,000 होता तो यहाँ पर 90,000 होता, मान लो कि क्रेडिटर से हमने 90,000 लिया हुआ है, तो 90,000 यहाँ, तो उसका तो 80,000 ही फुलफिल हो पाता, तो 10,000 डेफिशिएंसी हो जाता, और 10,000 हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में डालना पड़ता।
लेकिन यहाँ पर तो कम ही मतलब कि कम हमें देना है, तो बेचने पर 80,000 आएगा, हमें पे करना है 50,750। तो जो बाकी पैसा बचेगा उसको सरप्लस वाले अमाउंट में डालेंगे, फिर एस्टिमेटेड सरप्लस, ठीक है, आ जाएगा ये। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर हम समरी दिखाएंगे ग्रॉस एसेट का कि टोटल इससे एसेट बी मतलब कि जो लिस्ट बी वाला एसेट है स्पेसिफिकली प्लेस्ड उससे कितना ईआरवी है, और जो बाकी अदर एसेट है लिस्ट ए वाले उसका कितना ईआरवी है, तो वो यहाँ पर दिखा के टोटल दिखा देंगे। उसके बाद सेम वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हमारा ये ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड वहीं से हमने अमाउंट लाया है 66,150 जो हमने पहले क्लोज कर दिया था। उसके बाद लाइबिलिटी वालों को पे करेंगे, तो हमने लिस्ट बी में ऑलरेडी एक लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया है, तो उसको सबसे पहले दिखाएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो लिस्ट बी वाला है उसका टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम आर टू बी कवर्ड बाय एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो एसेट हमने प्लेस किया है उससे उसका कवर हो चुका है, तो वहाँ पर यहाँ पर नीला आएगा और जितना कवर हुआ है वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट में आएंगे तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियो नंबर 2 में, जिसमें हमने फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, वो तो उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से अगर आइडिया लग जाए, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, अगर टैक्स वगैरह के रूप में दिया है तो वहाँ से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड वालों के लिए होगा, तो डिबेंचर होल्डर लिस्ट डी में आएंगे, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा वो लिख देंगे। लिस्ट डी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट का अमाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड था तो वो आ गया, ठीक है। तो ये सारे सब चीज़ें लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये फिर सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी आया है क्रेडिटर्स के रिगार्ड में, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों मतलब कि शेयर होल्डर वालों का टाइम आएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और फिर टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंपल बना दिया जाता है वेरी इजी तरीके से। बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा माइंड में और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। एंड द नेक्स्ट जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पर एक छोटा सा टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं जो, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।